Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 योगा कोड 841। आज की वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये 2026 बोर्ड प्रेप सीरीज हमने स्टार्ट की है आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, जहां पर हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की, फिर हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस वन शॉट वीडियो के फॉर्म में कवर किया है, और आज की वीडियो में हम पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को वन शॉट वीडियो के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। ये रिवीजन वीडियो है, यहाँ पर हम सभी चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड फिर आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज भी आएगी जिसका शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर गिवन है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उससे पहले वन शॉट वीडियो देखेंगे जहां पर हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कवर की है। ओके, यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ क्विक रिवीजन के पर्पज से सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं षटकर्मा के बारे में। षटकर्मा, जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर हम 6 योगिक प्योरिफिकेशन टेक्निक्स की बात करते हैं जो हठ योगा में डिस्क्राइब की गई हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन करते हैं। एक्सटर्नली तो हम अपनी बॉडी को रेगुलरली क्लीन करते हैं, बट अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन रखना जरूरी है ताकि हम हेल्दी रहें। तो इसके लिए हम यूज करते हैं षटकर्मा। यहाँ पर हम 6 टेक्निक्स की बात करेंगे। नेति, जिससे हम अपने नेजल पैसेजेस को क्लीन करते हैं। धौती, जिससे हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करते हैं। नौली, जिससे हम एब्डोमिनल मसाज करते हैं। देन बस्ती, जिससे हम अपना लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन करते हैं। देन कपालभाति, जिससे हमारा चेस्ट ये क्लीन होता है। एंड कपालभाति, ये इसी नेम से डिराइव होता है कि ये हमारे स्कल रीजन को शाइन कराता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कपालभाति। देन त्रिटक, ये हमारी आईज के लिए बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर हम इन 6 टेक्निक्स की बात करते हैं। एंड हम षटकर्मा क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका क्या पर्पस है या फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये हमारी बॉडी को इंटरनली क्लीन करता है, मतलब ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और हमारी बॉडी को प्योरीफाई करता है। देन ये हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, सारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करता है। इससे हमारी कंसंट्रेशन और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, एंड इससे हमारी बॉडी के सभी दोष, मतलब इम्बैलेंसेस, रिमूव हो जाते हैं, और साथ ही हमारी बॉडी हायर योगिक प्रैक्टिसेस के लिए प्रिपेयर होती है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ षटकर्मा। यहाँ पर हम सभी षटकर्मा को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। अगर आपको इन सभी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसके लिए आपको वन शॉट वीडियो देखना है। ओके, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप एक बार पहले वन शॉट वीडियो अगर आपने कवर की है तो अब जब आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने, तो उससे पहले आप सारी चीजों को एक बार क्विकली रिकॉल कर लें। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक, योगासन। जब हम आसन की बात करते हैं तो एक ऐसी स्टेट जिसमें हम स्टेडीली रह सकते हैं एंड ये हमारे लिए कंफर्टेबल होती है फिजिकली भी और मेंटली भी, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं आसन। जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन जरूर मेंशन करेंगे जो पतंजलि ने योग सूत्र में दी है। योग सूत्र में कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, मतलब आसन एक ऐसी पोजीशन है जो कंफर्टेबल है एंड स्टीडी है, मींस हम उसमें बहुत देर तक रह सकते हैं, हम उसको बहुत देर तक मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आसन। नाउ यहाँ पर आसन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं उसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो हेल्दी कब रहती है। तो उसके लिए 3 कंडीशंस नेसेसरी हैं। सबसे पहला है constant supply of adequate nourishment to the endocrine glands and other tissues, means हमारे सभी endocrine glands को proper nourishment मिलना चाहिए। देन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स का इफेक्टिव रिमूवल होना चाहिए, मींस हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन ना रहे, सभी टॉक्सिन रिमूव होने चाहिए। एंड सभी नर्व कनेक्शंस
की प्रॉपर फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। सो ये ऐसी 3 कंडीशंस हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर कहीं पर भी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होता है एंड हम अनहेल्दी हो जाते हैं, हमें कोई ना कोई बीमारी होगी। सो ऐसे में हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। सो इसीलिए हम आसन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि डिफरेंट आसन डिफरेंट तरह से हमारी हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम भुजांग आसन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, योग मुद्रा ऐसे सभी आसन प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन नॉर्मल रहते हैं, जिससे हमारी एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्गर बनती है और इलास्टिक बनती है। सो अलग अलग आसन के अपने अपने बेनिफिट होते हैं। देन आसन को हमने फर्दर पोजेस के बेसिस पर क्लासिफाई किया है, मेडिटेटिव पोजेस एंड कल्चरल पोजेस। देन फर्दर कल्चरल पोजेस को भी हमने क्लासिफाई किया है, फिजिकल पोजेस एंड रिलैक्सेशन पोजेस। सो ये क्लासिफिकेशन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ओके, देन जब भी हम आसन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सिर्फ बुक्स फॉलो करते हुए आसन प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, हमेशा एक ट्रेन टीचर के गाइडेंस में ही आसन को प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि बुक में जो इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड है वो आप प्रॉपरली फॉलो ना कर पाए, आप उसे मिस इंटरप्रेट कर लें, तो ऐसे में अगर आप उसे गलत परफॉर्म करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा गाइडेंस में परफॉर्म करना चाहिए। देन आसन को स्लोली परफॉर्म करें एंड बिना जर्क के, मीन्स ऐसा नहीं है कि सडनली आपने उस पोजीशन को अटेन किया और सडनली आप नॉर्मल पोजीशन में आ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको स्लोली स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है और जितनी आपकी फिजिकल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर और आप अपनी मसल्स को ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं। तो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाना है, धीरे धीरे आप अडेप्ट हो जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगी। देन practice should be done in a clean, calm and well ventilated place. Means जहां पर आप आसन प्रैक्टिस करते हैं वो environment भी important है। सो आपको एक साफ और well ventilated place पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर वो प्लेस वेल वेंटिलेटेड नहीं होगी तो आपको नॉर्मल ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए आपको वेल वेंटिलेटेड प्लेस में वहां पर प्रैक्टिस करनी है। एंड किस तरह से योगा प्रैक्टिस करना है, सो उसके लिए सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे पहले षटकर्मा, देन आसन एंड देन प्राणायाम। सो ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमें याद रखने हैं, सबसे पहला है टाइम, हमें किस टाइम परफॉर्म करना चाहिए आसन। सो अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। जब आप उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद वो बेस्ट टाइम होता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट इन केस आप अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आपको दिन में किसी टाइम करना है, तो बस इतना ध्यान रखें कि जब आपने कोई भी मील कंज्यूम किया है तो उसके 4 आवर्स तक कोई आसन, मुद्रा या प्राणायाम प्रैक्टिस ना करें। देन प्लेस के लिए ध्यान रखें कि जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया, वेल वेंटिलेटेड प्लेस होनी चाहिए, ओपन नेचुरल एनवायरनमेंट प्रेफर करें एंड आर्टिफिशियल एयर को अवॉइड करें। लाइक कोई एसी वाला रूम है तो वहां पर प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रेफर करें कि आप किसी ओपन एंड नेचुरल जगह पर प्रैक्टिस करें। देन ड्यूरेशन, सो आसन आप 45 मिनट्स डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राणायाम 15 से 20 मिनट्स एंड क्रिया जो हमने अभी षटकर्मा षट क्रिया डिस्कस किए हैं वो आप 30 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस होती हैं, मींस आपको प्रिकॉशंस भी लेने होंगे। अगर आपकी किसी भी तरह की मेजर सर्जरी हुई है तो 6 मंथ्स तक सभी आसन्स को अवॉइड करना है, वरना वो आपके सर्जरी वाले एरिया को इम्पैक्ट कर सकता है। एंड जब आप सोचते हैं कि अब हमने रिकवरी कर ली है तो अपने आप रिज्यूम नहीं करेंगे, सबसे पहले एक्सपर्ट गाइडेंस लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी रिकवरी सही से नहीं हुई हो तो वो चीज आप प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले एक्सपर्ट गाइडेंस लें और फिर ही आप उसको रिज्यूम करें। देन लिमिटेशंस फॉर वुमेन, सो वुमेन के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं कब आपको आसन प्रैक्टिस नहीं करने हैं। सो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको ऐसे सभी आसन को अवॉइड करना है जो एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करते हैं एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी आपको आसन अवॉइड करने चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। सो जब हमसे प्रिकॉशंस पूछे जाएंगे तो अभी जो हमने पहले प्रिकॉशंस पढ़े थे वो आप मेंशन करेंगे, और अगर हमसे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं या फिर स्पेसिफिकली ये सभी एस्पेक्ट आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, सो यू हैव टू कीप देम इन माइंड। ओके,
देन द नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ आसन। सो जब हम यहाँ पर टाइप्स का डिस्कशन करेंगे तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन कैसी होगी। जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम टाइप बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऐसे आसन जिसमें हमारी स्टार्टिंग पोजीशन में हमें अपने बैक पर लेटना है, तो उन्हें हम कहते हैं सुपाइन लाइन आसन। ओके, सो इसके एग्जांपल्स हैं सर्वांगासन, अर्ध हलासन, चक्रासन, पवन मुक्तासन। इन सभी में हम जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है हमारी बॉडी की, उसमें हम बैक पर लेटे रहते हैं। सो दिस इज सुपाइन लाइन आसन। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं, बॉडी कंट्रोल अचीव कर पाते हैं हम, और मेंटल कामनेस भी अचीव करते हैं। देन प्रॉन लाइन आसन, ऐसे आसन जिसमें आप अपने पेट के बल लेटते हैं। सो इनके एग्जाम्पल्स हैं भुजंग आसन, शलभ आसन, धनुरासन, नौका आसन। सो इन सभी आसन में हम अपने पेट के बल लेटते हैं, इसलिए ये है प्रॉन लाइन आसन। इससे हमारी अलर्टनेस, स्ट्रेंथ एंड पोस्चर इंप्रूव होते हैं। देन नेक्स्ट इज सिटिंग आसन, मीन्स जिसमें हमारी इनिशियल पोजीशन में हम बैठे होंगे। सो ये हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं और साथ ही हमारी बॉडी को प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पद्मासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, योग मुद्रा। देन स्टैंडिंग आसन, जिसमें हम स्टार्टिंग पोजीशन में खड़े रहेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन होगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं ताड़ासन, उत्कटासन, त्रिकोण आसन, हनुमान आसन, ज्ञान मुद्रा। इससे हमारी बैलेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टैमिना इंप्रूव होते हैं। देन नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम प्राण के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इंपॉर्टेंट प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं, सूर्य भेदना, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रमरी। देन हम प्राणायाम क्यों प्रैक्टिस करते हैं? सबसे पहले इससे हमारी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। देन हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन रिड्यूस होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, एंड हमारा नर्वस सिस्टम भी स्ट्रेंथन होता है। सो ये सभी बेनिफिट्स हैं। देन स्टेजेस ऑफ प्राणायाम। सो 3 स्टेजेस होंगे। सबसे पहला है पूरक, मीन्स जहां पर हम इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेते हैं। देन कुंभक, जब हम अपने सांस को रोकते हैं। एंड रेचक, जहां पर हम एक्सहेलेशन करते हैं मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 स्टेजेस होती हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक एसेंशियल्स फॉर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है जहां पर आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक शांत जगह होनी चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, एंड वहां पर किसी तरह की कोई डस्ट या फिर कोई भी नॉइज, इंसेक्ट, फ्लाइज कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन प्लेस होनी चाहिए। देन राइट सीजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्राणायाम को प्रैक्टिस अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको उसे कंटिन्यू रखना है। बट अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग, मार्च टू अप्रैल के अराउंड, एंड ऑटम सितंबर टू अक्टूबर के अराउंड। ओके, देन राइट टाइम अर्ली मॉर्निंग अगेन बेस्ट है। देन सूटेबल आसन, जब हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए हमें आसन में रहना होगा। तो हम पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, इनमें से किसी भी आसन में बैठ सकते हैं और फिर प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक ध्यान, मेडिटेशन। ये एक ऐसी स्टेट है जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट, मींस जहां पर हम हर चीज के बारे में अवेयर हैं, बट हमारे माइंड में कोई भी थॉट नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव थॉट, ना ही कोई नेगेटिव थॉट। हमारा माइंड न्यूट्रल है, किसी भी तरह का थॉट नहीं है, एंड किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हमारे माइंड में नहीं है, वो बिल्कुल फोकस्ड है। ऐसे स्टेट को हम कहते हैं मेडिटेशन। सो मेडिटेशन करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इससे हमारी मेंटल पीस इंप्रूव होती है, हमारी मेमोरी एंड फोकस बढ़ता है, हमारी एंजाइटी कम होती है, इमोशनल इम्बैलेंस कम होता है, हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, एंड स्लीप प्रॉब्लम्स में भी हेल्प मिलती है। साथ ही मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से डिवोशन भी डेवलप होता है और सोशल हार्मनी भी डेवलप होती है। The next topic, types of meditation.
फर्स्ट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी साउंड्स हैं, हम उन सभी के बारे में अवेयर हैं, हम माइंडफुल हैं। सो माइंडफुल होने का मतलब है कि हमारे आसपास जो हो रहा है हमें वो पता है, बट इसके बारे में हम एग्जैक्टली किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे। हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या साउंड्स हो रही हैं, बट हम उनमें से किसी के बारे में भी सोच नहीं रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें हम माइंडफुल होते हैं। इससे हमारी अवेयरनेस और मेंटल बैलेंस इंप्रूव होते हैं। देन नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल मेडिटेशन, जो ये प्रेयर पर बेस्ड होती है, एंड इसमें हम भगवान में फेथ रखते हैं, इसलिए हम ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। इससे हमें इनर पीस मिलती है एंड डिवोशन में भी हेल्प मिलती है। देन फोकस्ड मेडिटेशन, जिसमें हम किसी एक ऑब्जेक्ट, साउंड या किसी मंत्र पर फोकस करते हैं। इससे हमारी कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन इंप्रूव होती है। देन मूवमेंट मेडिटेशन, जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट पर फोकस करेंगे। इससे हमारी बॉडी भी रिलैक्स होगी और हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा। देन मंत्र मेडिटेशन, जिसमें हम स्पेसिफिकली किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम मंत्र का उच्चारण करना, वो भी मंत्र मेडिटेशन का एक फॉर्म है। ये जो साउंड जिसका हम उच्चारण करते हैं, इससे हमें कंसंट्रेशन में हेल्प मिलती है एंड हमारा माइंड काम होता है। देन करियर अपॉर्चुनिटीज इन योगा। सो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन योगा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सो योगा इंस्ट्रक्टर और टीचर, योगा थेरेपिस्ट, ट्रेनर इन स्कूल, योगा रिसर्चर, वेलनेस कोच, योगा कंसल्टेंट, फिटनेस एंड हेल्थ एक्सपर्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड योगा ट्रेनर, इस तरह के कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि योगा में करियर होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है, आप खुद से ही योगा ट्रेनर बन सकते हैं। एंड इससे आपकी हेल्थ और वेलनेस को भी इम्प्रूव होती है, आपकी हेल्थ। एंड करियर विद पर्सनल सेटिस्फेक्शन, इसमें आपको खुद सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वेयर एज मोस्ट ऑफ द करियर में, मोस्ट ऑफ द जॉब में देखा जाता है कि हम अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट यहाँ पर हम अपनी हेल्थ पर ही ज्यादा फोकस कर पाते हैं। सो विद दिस वी हैव completed chapter 1. Now let us proceed to chapter 2, introduction to yoga text. सबसे पहले बात करेंगे आहार के बारे में। आहार मतलब डाइट, जो हम कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, एंड हेल्थ, ये हमारी हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करता है। सो ये ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करें। बैलेंस डाइट का मतलब है एक ऐसा फूड जो जिसमें सभी एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स होते हैं, मींस जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हों और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हों। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इन सभी की हेल्प से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है एंड टिश्यू बनते हैं। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, एंड ये बॉडी रेगुलेशन के लिए एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन योगिक क्लासिफिकेशन ऑफ डाइट। अब हम बात करेंगे कि योगा में किस तरह से डाइट को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन है: सात्विक डाइट, राजसिक डाइट एंड तामसिक डाइट। और योगिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हमें सात्विक डाइट को कंज्यूम करना चाहिए, यही हमारे लिए सबसे हेल्दी मानी गई है। सात्विक डाइट ऐसी डाइट है जो प्योर होती है, मतलब इसमें हम मोस्टली नेचुरल फूड की बात करेंगे, जो बहुत ही कम कुक्ड होगा, इस तरह के फूड की बात करते हैं। ये लाइट होता है और होलसम होता है, मतलब हमारी हेल्थ के लिए, हमारे जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है उसके लिए एनफ होता है। इससे हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, हमारा माइंड काम रहता है और हमारी हेल्थ भी बनी रहती है। देन राजसिक डाइट की बात करें तो ये स्टिमुलेटिंग डाइट होती है, लाइक कोई बहुत तीखा खाना है, या ज़्यादा नमक है उसमें, इस तरह का खाना। इस तरह के खाने से रेस्टलेसनेस आती है, और जनरली ये हम अपने टेस्ट के लिए कंज्यूम करते हैं। हाउएवर ये हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता। देन तामसिक, ये बहुत हैवी फूड होता है, एंड इसकी वजह से आपको थकान होगी और आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होगा, तो इस तरह का फूड तो बिल्कुल भी कंज्यूम करना मना है।
इन योगिक स्क्रिप्चर्स। मतलब अगर आपको योगा प्रैक्टिस करनी है तो उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर डाइट कंज्यूम करेंगे। सो आपको सात्विक डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। कभी कभी आप राजसिक डाइट कंज्यूम कर सकते हैं, बट तामसिक डाइट आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। देन हमने फूड्स को फर्दर क्लासिफाई किया है पथ्य और अपथ्य में। पथ्य का मतलब है होलसम, मतलब जो हमारे सारी न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। एंड अपथ्य मीन्स अनहोलसम, मतलब हम उन्हें कंज्यूम कर भी लें तब भी वो हमारी न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। देन प्रिंसिपल ऑफ मित आहार। मित आहार का मतलब होता है मॉडरेट ईटिंग, मीन्स ना ही आपको बहुत ज्यादा खाना है और ना ही बहुत कम खाना है। जितना आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड है उतना ही खाना है, मॉडरेट ईटिंग। ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। सो जब आप प्रॉपर टाइम पर खाएंगे एंड प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी का खाएंगे, ना ही उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए, एंड वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सात्विक फूड प्रोबेबली आपको कंज्यूम करना है। सो उससे आपकी डाइजेशन सही रहेगी, माइंड बैलेंस सही रहेगा, एंड हेंस आप इम्यून रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी एंड आप में एनर्जी बनी रहेगी। सो हमें मित आहार को प्रमोट करना चाहिए, मीन्स हमें मॉडरेट ईटिंग को प्रमोट करना चाहिए। ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हठ का मतलब क्या होता है। हठ दो वर्ड से मिलकर बना है, ह ठ। ह का मतलब होता है प्राण, मीन्स लाइफ फोर्स, एंड ठ मीन्स माइंड फोर्स। सो यहाँ पर हम फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जब दोनों को बैलेंस किया जाएगा वो योगा होता है हठ योगा। सो हठ योगा प्रैक्टिस करने से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनती है। सो इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ बनती है, बैलेंस इंप्रूव होता है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होते हैं। देन हमारे डाइजेशन, एंडोक्रिन फंक्शन, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, सभी सिस्टम एनहांस होते हैं, एंड हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सभी मेंटल प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, जिससे हमारी वेलबींग ठीक हो जाती है एंड हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। हर योगा प्रैक्टिस करने से हमारी फिजिकल बॉडी भी सही हो जाती है एंड हमारी सटल एनर्जीज भी एक साथ बैलेंस हो जाती हैं। सो इससे हम डीपर अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर होते हैं और हमें ज्यादा मेंटल क्लैरिटी आती है। सो यहाँ पर हठ योगा प्रैक्टिसेस के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सो आप ये मेंशन कर सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। सबसे पहले बात करेंगे उस डेफिनेशन के बारे में जो पतंजलि ने हमें दी है। सो पतंजलि ने कहा है योगे चित्त वृत्ति निरोध, मींस जब हम अपने माइंड के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर पाते हैं वही है योगा। फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है। सो आप जानते हैं कभी आपके मन में बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स आते हैं, कभी आप ओवर एक्साइट हो जाते हैं, और कभी बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब आप अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तब आप एक मेंटली हेल्दी स्टेट में नहीं है। बट अगर आप अपने माइंड के फ्लक्चुएशंस, मतलब जो भी जैसे भी थॉट्स हैं आप उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं योगा। तो योगा प्रैक्टिस करने से हम अपने माइंड के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको फोकस्ड कंसंट्रेटेड बना सकते हैं। इसलिए हम मेंटल हेल्थ के लिए भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, एंड इसके लिए हम थ्री फोल्ड अप्रोच यूज करते हैं, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। सबसे पहले प्रमोटिव में हम यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, इन सभी की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिवेंटिव में हम ऐसी हैबिट्स को अवॉइड करते हैं जिससे हमारी पीस डिस्टर्ब होगी। अगर हमें लग रहा है कि हम कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने जाएंगे तो उससे हमारी पीस डिस्टर्ब हो सकती है, तो हम उस हैबिट को अवॉइड करेंगे। देन क्यूरेटिव, क्यूरेटिव का मतलब है जिससे हम उसे क्योर कर पाए, उसे सही कर पाए। तो इससे हम स्ट्रेस, फियर, नेगेटिव इमोशंस को रिड्यूस करेंगे एंड इसके लिए डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। ये थ्री फोल्ड अप्रोच हमें याद रखना है, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। देन चित्त विक्षेपा एंड चित्त प्रसादना। ये सूत्र हमने योग सूत्र के बारे में पढ़ा है, राइट। पतंजलि की बुक है जिसमें उन्होंने डिफरेंट योग सूत्र लिखे हैं, उसी को हम कहते हैं योग सूत्र। यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर्स है। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में हमें चैप्टर 30 के सूत्र में बताया गया है,
जिसमें हमें चित्त विक्षेपा के बारे में बताया गया है। अब ये चित्त विक्षेपा क्या है? ये है मेंटल डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर आप मेंटली डिस्ट्रैक्टेड है तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके सिम्टम्स होते हैं पेन मतलब दुख, डिप्रेशन मीन्स जब आप एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है एंड यू आर डिप्रेस्ड, आपको सभी चीजें नेगेटिव लगती हैं। ट्रेम्बलिंग ऑफ द बॉडी, इरेगुलर ब्रीथिंग। सो इस तरह के कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं कि आप मेंटली डिस्ट्रैक्टेड है और इसी स्टेट को हम कहते हैं चित्त विक्षेपा। देन चैप्टर 31 सूत्र में हमें बताया गया है, यहाँ पर हमें चित्त प्रसादना के बारे में बताया गया है। चित्त प्रसादना मतलब ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जहां पर हमारा माइंड बिल्कुल काम एंड पीसफुल स्टेट में होता है। इसके लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स को डेवलप करना होगा। मतलब अगर हमें अपने माइंड को एक पीसफुल एंड काम स्टेट में रखना है तो उसके लिए राइट एटीट्यूड डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। तो राइट एटीट्यूड कैसा है? तो जैसे लोग वैसा ही एटीट्यूड। अगर कोई हैप्पी है, कोई बिल्कुल सुखी है, तो उसके तरफ हमें फ्रेंडली रहना है। बट अगर कोई अनहैप्पी है, किसी को कोई दुख है, तो हमें उसके लिए कंपैशन होना चाहिए। उसको क्या दुख है, हमें उसका दुख बांटना चाहिए। एंड अगर हम कहीं पर पुण्य कर सकते हैं तो हमें वहां पर डिलाइट शो करना है, मतलब हमें वहां पर पुण्य करना है। एंड इंडिफरेंस टुवर्ड्स द इमोरल, मतलब अगर कोई अपुण्य का काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो आपको ना ही उससे मित्रता रखनी है और ना ही उससे शत्रुता रखनी है। मीन्स ना ही आपको उनका फ्रेंड होना है और ना ही आपको उनका दुश्मन होना है। आपको उनके तरफ इनडिफरेंट रहना है। इस तरह से हम जैसे लोग उनकी तरफ वैसा ही एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं और ऐसे में हम चित्त प्रसादना मीन्स पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन कर सकते हैं। देन क्रिया योगा। क्रिया योगा इसका मतलब है ऐसी योगा जिसमें हम प्रैक्टिकल एक्शन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धन। सबसे पहले तपस। इसका मतलब होता है कि हम अपनी हीट और एनर्जी को कंजर्व करें और उसको सही जगह पर यूटिलाइज करें। मीन्स अननेसेसरीली हमें कहीं और वेस्ट नहीं करना है। जो हमारा हायर गोल है उसे अचीव करने के लिए हमें अपनी हीट और एनर्जी यूटिलाइज करनी है। देन स्वाध्याय मीन्स जहां पर हम ट्रू सेल्फ, अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा का रियलाइजेशन करते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन को समझते हैं। ईश्वर प्राणी धन, सेंस ऑफ सरेंडरिंग द ईगो टू द सुप्रीम बीइंग, जहां पर हम ये समझते हैं कि आत्मा परमात्मा के ही एक अंश है और हम अपने ईगो को सरेंडर कर देते हैं सुप्रीम बीइंग के सामने। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक पतंजलि अष्टांग योगा। यहाँ पर हम अष्टांग योगा की बात कर रहे हैं। अष्ट मतलब 8, यहाँ पर हम 8 लिम्ड मतलब 8 स्टेप योगा की बात कर रहे हैं। ये 8 स्टेप्स फर्दर हमने क्लासिफाई किए हैं। ये 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, बहिरंग योगा एंड अंतरांग योगा। बहिरंग योगा में आती है एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस, जिसमें हम अपने बॉडी, बिहेवियर एंड सेंसेस पर फोकस करते हैं। इसमें ये सभी प्रैक्टिसेस आएंगी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम का मतलब होता है मोरल रेस्ट्रेंट, मतलब जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है। हमें नॉन वायलेंट रहना है, किसी के साथ किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है, हमेशा सच बोलना है एंड सच ऐसे बोलना है कि किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से हमें यम सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसे मोरली बिहेव करना है। एंड नियम, ये हमें पर्सनल ऑब्जर्वेंस सिखाते हैं, मीन्स हमें खुद कैसे रहना है। हमें प्योर रहना है, हमें अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है, हमें डिसिप्लिन रहना है। देन आसन, ये हमें बताता है कि हमें कैसा पोस्चर रखना चाहिए। देन प्राणायाम, ये हमें बताता है कि हमें अपनी ब्रेथ कंट्रोल के लिए प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए। देन प्रत्याहार मीन्स विड्रॉल ऑफ सेंसेस। इसका मतलब है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को यूज करना चाहिए, ना कि अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग। देन अब आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अंतरांग योगा। इसमें हम बात करते हैं इंटरनल प्रैक्टिस की, जो हमारे माइंड और हमारे इनर कॉन्शियसनेस पर फोकस करती है। इसके पार्ट है धारणा, ध्यान एंड समाधि। यहाँ पर हम अपने माइंड पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे एंड हेंस हम इनर कॉन्शियसनेस को अचीव कर पाते हैं। जब ये सभी एक साथ प्रैक्टिस किए जाते हैं, बहिरंग योगा एंड अंतरांग योगा दोनों को प्रैक्टिस किया जाता है, तो इससे हमारे बॉडी एंड माइंड दोनों प्योरीफाई होते हैं, हम
हेल्दी होते हैं एंड हमारा माइंड एक काम स्टेट को अचीव कर पाता है और हमें सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक भगवत गीता। अब यहाँ पर हम भगवत गीता के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए। भगवत गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो महाभारत में ही लिखा गया है, भीष्म पड़ाव में यहाँ पर हमें मिलता है। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं एंड ये कंटेंट एक फॉर्म का डिस्कशन है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जहां पर वो कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े हैं एंड वहां पर अर्जुन को बहुत सारी समस्याएं हैं और उन सभी समस्याओं का समाधान, उन सभी का उत्तर दे रहे हैं श्री कृष्ण। सो वो सभी चीजें हमें भगवत गीता की फॉर्म में यहाँ पर मिलती हैं। देन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि भगवत गीता में हमें किस तरह से योगा के बारे में बताया गया है। तो भगवत गीता योगा को सिर्फ एक फिजिकल प्रैक्टिस की तरह नहीं सिखाती, ये बताती है कि योगा एक जीने का तरीका सिखाती है। सो यहाँ पर हमें कुछ की प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसकी हेल्प से हम अपने लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहला है इक्वानिमिटी। सम त्वम योग उच्यते, ये हमें बताता है कि हमें इक्वानिमिटी में रहना चाहिए, मीन्स हमें हर चीज में बैलेंस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज में सक्सीड हो जाते हैं, आप उस चीज में जीत जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं, ओवर सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड वहीं अगर आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो वहां पर आप डिप्रेस्ड हो गए, स्ट्रेस में चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर सिचुएशन के लिए बैलेंस रखना है, मीन्स ना ही आपको किसी चीज में ओवर एक्साइटेड होना है और ना ही किसी चीज में डिप्रेस्ड होना है। आपको एक बैलेंस्ड इमोशन बनाकर रखना है। तो किसी भी चीज में, क्योंकि हमें पता है कि जो खुशी और गम है वो आते जाते रहेंगे, कभी आपकी जिंदगी में खुशी आएगी, कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे। तो ऐसे में हमें बैलेंस बनाकर रखना होगा ताकि चाहे अच्छा मोमेंट आए तो हम ज्यादा ऊपर भी ना चले जाए और ज्यादा बुरा मोमेंट आए तो हम ज्यादा नीचे भी ना चले जाए। तो इसलिए हमें एक बैलेंस बनाकर रखना होगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेनिमिटी। देन योग है कर्मासु कौशलम, मीन्स योगा इज स्किल इन एक्शन। सो बेसिकली हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, मीन्स हमारी क्या ड्यूटी है हमें उसे परफॉर्म करने पर ध्यान देना है कि हम उसे कितने अच्छे से, कितने फोकस से परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को, उस पर ध्यान देना है। तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे उस पर हमें ध्यान नहीं देना और ना ही हमें उससे कोई अटैचमेंट होना चाहिए। जैसे अभी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये चिंता है कि हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। आपको चिंता क्यों है? आप इस चीज की चिंता करो ना कि आप अभी कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर आप इस चीज की चिंता कर रहे हैं कि आप अभी कैसे पढ़ रहे हैं वो बात अलग है, और अगर आप इस चीज की चिंता कर रहे हैं कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे वो बात अलग है। ठीक है, तो आपके मार्क्स आपका रिजल्ट है, आपको उस चीज से कोई अटैचमेंट, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए आप अभी क्या कर रहे हैं। अगर आप अभी अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। इसलिए आप अपने ड्यूटीज, अपने एक्शन पर फोकस करें कि आप उसको कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। देन डिवाइन क्वालिटीज मीन्स हमें कुछ ऐसी ट्रेट्स डेवलप करनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है। प्योरिटी, कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, इस तरह की कुछ डिवाइन क्वालिटीज हमें डेवलप करनी होंगी अपनी लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। एंड हमें हर एक चीज में एक बैलेंस रूटीन फॉलो करना होगा। जैसे कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि हमें मित आहार की प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, मीन्स मॉडरेट ईटिंग। तो हर चीज में हमें मॉडरेशन ही मेंटेन करना है, ना ही किसी चीज को ओवर एक्सेसिव करना है और ना ही किसी चीज को कम रखना है। सो हमें हर चीज में एक बैलेंस रूटीन बनाकर चलना है। खाना पीना सोना हर चीज में हमें, रिक्रिएशन करना, हर चीज में हमें एक बैलेंस रूटीन बनाना है। ओके, सो यहाँ पर हम हेल्थ एंड इनर पीस को मेंटेन करते हैं। सो हम क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, क्या मील कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह से सो रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, रिक्रिएशन कर रहे हैं, हर चीज यहाँ पर मेंटेन, यहाँ पर मैटर करती है। ओके, सो हमें एक बैलेंस रूटीन मेंटेन करना है। Importance of subjective experience in daily yoga practice. So योगा सिर्फ फिजिकल एक्शंस नहीं है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी माइंड स्पिरिट में चेंज करते हैं डेली प्रैक्टिस के थ्रू।
इसमें हर एक एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट आता है। हमारी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, हम इमोशनल बैलेंस अचीव कर पाते हैं, हमारी सोशल हेल्थ भी अच्छी होती है, हमारा सोशल बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं एंड हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। ऑल ओवर हम सभी फील्ड में, सभी एस्पेक्ट्स में अपने आप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2. Now we are proceeding to the last unit, Unit 3, Yoga for Health Promotion. सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड मतलब जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है किसी भी मेडिकल कंडीशन में, किसी पर्सन को कोई चोट लगी है या उसको कोई बीमारी है, हम उस केस में जो भी पहली हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती, उसे प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं मिलती, वो होती है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले हम उस पर्सन के लाइफ को सेव कर पाए, हम उसको बचा पाए एंड उसकी जो भी कंडीशन है वो और बिगड़ ना पाए, इस चीज का ध्यान रखें। उसकी रिकवरी को प्रमोट कर सके अगर हो पाए तो, और उसका पेन और फियर कम करें। कई बार वो पर्सन अकेला होने की वजह से भी बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब तो शायद मेरे साथ कुछ गलत ही हो जाएगा क्योंकि मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप उसको कंसोल करें, उसका फियर एंड पेन कम करने की कोशिश करें। देन प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। आपको कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको जो भी काम करना है, जो भी आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जल्दी देनी है बट कामली। मीन्स आपको किसी भी तरह की ऐसे टेंशन शो नहीं करनी है क्योंकि उससे वो पर्सन भी घबरा सकता है। ठीक है। देन आपको ये इंश्योर करना है कि वो विक्टिम और रेस्क्यू, जो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो दोनों सेफ हैं। क्योंकि कई बार विक्टिम ऐसी प्लेस पर होगा जहां पर अगर वो रहा तो उसे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसलिए पहले उसे वहां से अलग ले जाना होगा। एंड पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, और मेडिकल हेल्प को कॉल करना है अगर रिक्वायरमेंट है। देन ABCD, ये प्रिंसिपल भी हमें याद रखना है। A फॉर एयरवेज, हमें एयरवेज चेक करने हैं, देन हमें ब्रीथिंग चेक करनी है एंड देन हमें सर्कुलेशन चेक करना है। एंड डिसेबिलिटी मीन्स अगर कहीं पर कोई भी पार्ट डिसेबल्ड है, कोई पार्ट वो मूव नहीं कर रहे हैं, इस तरह की डिसेबिलिटी को भी चेक करना है। नेक्स्ट टॉपिक CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। CPR एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जो तब यूज किया जाएगा जब ब्रीथिंग या हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। अगर कार्डियक अरेस्ट है तो हम उस केस में AED मशीन भी यूज कर सकते हैं। ये मशीन इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए यूज की जाती है एंड जनरली पब्लिक प्लेसेस में अवेलेबल होती है। हाउएवर अगर ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आपको CPR देना चाहिए उस पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए। अगर आप ट्रेन नहीं हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है CPR के बारे में, तो आप हैंड्स ओनली CPR यूज करेंगे। इसमें आपको चेस्ट कंप्रेशन देने होंगे 100 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से, जब तक आप प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प को कॉल नहीं करते। और अगर आप वेल ट्रेन्ड हैं, आपको कॉन्फिडेंस है CPR के प्रोसीजर के बारे में, तो पहले आप CPR स्टार्ट करेंगे 30 चेस्ट कंप्रेशन के साथ। उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे माउथ टू माउथ रिससिटेशन के लिए एंड इसके लिए आप मास्क का यूज कर सकते हैं ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो पाए। ओके। CPR परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम कार्डियक अरेस्ट के टाइम जो रिस्क होता है उस पर्सन की जान जाने का, उसको बचा सकते हैं, उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं एंड ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उस केस में यहाँ पर ब्रेन डैमेज हो सकता है। इस वजह से अगर हम CPR प्रोवाइड करेंगे तो ब्रेन डैमेज प्रिवेंट हो सकता है और ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी स्टेट है हमारी मेंटल हेल्थ की जिसमें प्रेशर होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। कभी कभी हमें एकेडमिक प्रेशर होता है, कभी हमारी फैमिली प्रॉब्लम होंगी, सोशल प्रॉब्लम होंगी, और कभी कभी हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत पुअर होता है, इस वजह से भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। एंड कभी कभी हम इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उस वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप हद से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी एंड आप किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन बहुत वीक हो जाएगी।
दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। जो स्ट्रेस आपको अपने एग्जाम की वजह से मिलता है वो गुड स्ट्रेस होता है, क्योंकि वहां पर आप मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए। जब तक एग्जाम नहीं आते आप तब तक पढ़ते ही नहीं है, तो जब एग्जाम आते हैं एटलीस्ट आप पढ़ तो लेते हैं। तो वो आपको गुड स्ट्रेस देता है, वो आपको मोटिवेट करता है कि आप पढ़ें। और जैसे आप कहते हैं ना कि इस बार हम करेंगे कम बैक, तो आप कम बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये चीज भले ही आपको स्ट्रेस दे रही है पर वो गुड स्ट्रेस है, वो आपको मोटिवेट कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा रही है। तो वो होता है गुड स्ट्रेस, ओके, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आप देखते हैं आप एग्जाम टाइम पे कैसे इतने इतने ज्यादा टाइम तक पढ़ लेते हैं, इतना सब कुछ एक साथ पढ़ लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है ना, आप में ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो क्यों आ जाती है? उस स्ट्रेस की वजह से। तो ऐसा स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस होता है, ठीक है। बट व्हाट इज बैड स्ट्रेस? बैड स्ट्रेस वो होता है जिसकी वजह से हमें एंजाइटी एंड टेंशन होती है, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जब हमने बात की थी गुड स्ट्रेस के बारे में, इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, हम ज्यादा काम कर पाएंगे। बट बैड स्ट्रेस की वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, हम उतना भी काम नहीं कर पाएंगे जितना नॉर्मल कंडीशन में कर रहे थे। देन इसकी वजह से हमें मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। देन योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम और भी डिजीज डिस्कस करने वाले हैं और सभी में आपको आसन गिवन होते हैं। तो आपको कुछ कॉमन आसन के नेम याद करने होंगे ताकि वो आप हर एक में मेंशन कर पाए। और अगर आपको इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट नेम्स याद रहते हैं तो अच्छी बात है। बट ऐसे दो नेम्स जो आप हर एक में मेंशन कर सकते हैं वो है शव आसन एंड ताड़ आसन। इसके बाद प्राणायाम, अनुलोम विलोम एंड भ्रमरी, ये ऐसे प्राणायाम है, ये भी आप सभी में मेंशन कर सकते हैं। मेडिटेशन, ये भी आप सभी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये सभी के लिए कॉमन है, आप सभी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यम एंड नियम, ये हम स्पेसिफिकली स्ट्रेस के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यम एंड नियम प्रैक्टिस करते हैं तो हम पॉजिटिव बिहेवियर डिसिप्लिन को सीखते हैं एंड इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे भी हमें स्ट्रेस में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे हमारा लाइफस्टाइल सही हो पाएगा। देन अगर हम योगा के थ्रू अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं तो इसके थ्रू हमारी एंजाइटी कम होगी, हमारी मेंटल पीस इंप्रूव होगी, इमोशनल बैलेंस इंप्रूव होगा एंड हमारी फोकस और मेमोरी भी इंप्रूव होगी। देन योगा इन प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज। सो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस को याद रखेंगे। आसन में शवासन, ताड़ासन एंड इवन सुखासन, ये भी आपको याद रखना है। प्राणायाम में भ्रमरी, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, सो मेडिटेशन, ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सभी स्ट्रेस, ओबेसिटी, बैक पेन, अस्थमा, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, इन सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। ये मैंने आपको कॉमन नेम्स इसलिए बताए हैं क्योंकि कई बार आपको डिफरेंट नेम्स याद नहीं आते। अगर आपको डिफरेंट नेम्स याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको याद रखें, ठीक है। देन अब यहाँ पर हम हर एक को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, रिवीजन वीडियो है, हम एक क्विक रिवीजन करेंगे सभी डिजीज के बारे में। सबसे पहले ओबेसिटी क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारी बॉडी पर एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, या तो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं उस वजह से, या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फिर कभी कभी कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं। देन बैक पेन मीन्स जब हमारे स्पाइनल रीजन में पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, और ये जनरली पुअर पोस्चर या इनएक्टिविटी की वजह से होती है। एंड कभी कभी हमारी ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन एज्मा और अस्थमा, ये एक ऐसी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत आती है एंड एज्मा अटैक होने पर हमें इनहेलर का यूज करना होता है। देन हाइपरटेंशन, जहां पर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड इसके कॉजेज हैं मेंटल स्ट्रेस, जब हम ज्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एंड ओबेसिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। देन आर्थराइटिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से पेन, स्टिफनेस एंड रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा, मतलब हम उनको प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमारे जॉइंट्स में पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, और स्पेशली मॉर्निंग में हम उसको मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी कुछ डिफरेंट डिजीज है। जब हमने इसको वन शॉट वीडियो में कवर किया था तो हमने हर एक को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके कॉजेज, इफेक्ट्स एंड
रिकमेंडेड योगिक प्रैक्टिसेस, सभी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए यहाँ पर हमने शॉर्ट में कवर किया है। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक, योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर का एक पैटर्न बताता है जो हर एक पर्सन को यूनिक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन जैसा कितना भी सेम हो, भले ही दो पर्सन ट्विन है, बट फिर भी उनके बीच डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस किस वजह से होता है? उनकी पर्सनैलिटी की वजह से। तो भले ही वो पूरे सेम दिख रहे हैं, उनकी बिल्कुल फिजिकल अपीयरेंस सेम है, बट फिर भी उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। मीन्स उनके जो भी ट्रेट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल ट्रेट्स, वो सभी अलग होते हैं। जब हम योगा से रिलेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम योगिक फिलॉसफी व्यू को समझेंगे, जिसमें एक पर्सन को डिस्क्राइब किया गया है कि उसके पास 5 कोश होते हैं जो उसके इनर सेल्फ, उसकी आत्मा को सराउंड करते हैं। आउटर टू इनर की बात करेंगे, सबसे बाहर जो हमें दिखती है वो होती है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, जो हमारे फूड से बने हैं। मतलब इसमें हमारे बोन्स, मसल, स्किन, ऑर्गन्स जो हमें बाहर से दिख जाते हैं वो सभी आते हैं। ये डाइट की वजह से इसको नरिशमेंट मिलता है एंड डेथ के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोश की, ये है प्राणायाम कोश, जो हमारे प्राण मीन्स लाइफ फोर्स से बना है। तो ये हमारी ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डाइजेशन, इन सभी को कंट्रोल करता है एंड इसमें हमारे 5 प्राण आते हैं। देन मनोमय कोश मीन्स मेंटल बॉडी, ये इसमें हमारे माइंड, इमोशन एंड फीलिंग्स आते हैं। थॉट्स, जो भी हम जिस भी तरह का थॉट है, अच्छा थॉट है, बुरा थॉट है, सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है एंड ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होता है। देन विज्ञानमय कोश मीन्स इंटेलेक्चुअल बॉडी। यहाँ पर हमारे पास हम बात करते हैं कि हमारे पास विवेक है, मतलब हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम चीजों के बारे में डिसीजन ले पाए, हम चीजों को समझ पाए, अवेयर रहें, हमें ये पता चल पाए कि क्या सही है, क्या गलत है। ये सभी हम विज्ञान में कोश की वजह से समझ पाते हैं। एंड देन आनंदमय कोश मीन्स ब्लिस बॉडी, मीन्स जिसकी हेल्प से हम जॉय, पीस, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं एंड ये हमारे आत्मा के सबसे क्लोजेस्ट होती है और ये हम डीप स्लीप एंड मेडिटेशन में एक्सपीरियंस कर पाते हैं आनंदमय कोश को। ओके, देन जब हम योगा के बारे में बात कर रहे हैं कि हम योगा की हेल्प से कैसे पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, तो हम डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, यम, नियम, इन सभी की हेल्प से हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं एंड सभी एस्पेक्ट, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, सभी एस्पेक्ट को डेवलप कर पाते हैं। और सही पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी होता है जब इनमें से हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो। अगर हम किसी भी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट नहीं कर रहे, तो वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए योगा प्रैक्टिसेस करनी चाहिए एंड सभी तरह की योगा प्रैक्टिसेस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, सो विद दिस वी हैव completed chapter 3 as well as this revision video. We'll meet you soon in the next video and schedule आपको post app पर given है, check it. Okay, we'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone.